चेंज नहीं हुआ है। तो जो कंपनीज है वो अपना प्रोडक्ट है वो कम कर रही है सेम प्राइस में, क्योंकि अगर वो प्राइस बढ़ाएंगी तो जो उनके कस्टमर्स है वो नहीं खरीदेंगे। जैसे हम बिस्किट के पैकेट में भी देखते थे कि जो क्वांटिटी हमें 5 रुपए में जितनी क्वांटिटी पहले मिलती थी कई साल पहले, अब प्राइस तो उसका 5 रुपए ही है, बट ये है कि उनके बिस्किट का क्वांटिटी उन्होंने कम कर दी है। हाँ जी, तो वो श्रिंकफ्लेशन की एग्जांपल है। हाँ जी, वो एक श्रिंकफ्लेशन एग्जांपल है। ठीक हाँ है। जी, तो आपने देखो जो इन्फ्लेशन और श्रिंकफ्लेशन है ये डिफरेंट चीजें हैं, हम्म बट ये कुछ पार्ट इनका सिमिलर है, मतलब थोड़ा सा ये सिमिलर है, बाकी ये पूरी डिफरेंट चीजें हैं। हम्म जैसे कि इन्फ्लेशन हो गया कि प्राइसेस का बढ़ जाना, हम्म जैसे कि पेट्रोल का प्राइसेस आप देख रहे हो, पेट्रोल ऑयल हम्म जैसे इनका प्राइसेस आप देख रहे हो, ये पहले कम था बट अब ये 100 पार हो गया है इस कंट्री में। हम्म वैसे ही जो श्रिंकफ्लेशन है ये थोड़ा सा सिमिलर है बट डिफरेंट चीज है, जैसे कि 5-10 साल पहले जो हम्म 5 रुपए का पार्ले जी का बिस्कुट था हम्म वो उसमें 5 पीस थे, हम्म बट अब वो सेम 5 रुपए का बिस्किट उसमें 4 पीस होंगे या 3 पीस होंगे। हम्म तो ये होती है श्रिंकफ्लेशन और इन्फ्लेशन का डिफरेंस। हम्म। बट ये जो श्रिंकफ्लेशन होती है ये नॉन में बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, क्योंकि देखो आपने जैसे बताया था जो कि जियोपॉलिटिक्स इकोनॉमी पे भी अफेक्ट करती है, तो मैं चाहता हूँ इस पे थोड़ा प्रकाश डालें। तो देखो जैसे कि जियो पॉलिटिक्स हो गई, इसमें ये क्या होता है कि मतलब आपको ये चीजें बताता है कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है, जैसे कि वॉर्स हो गया, अलायंसेस फॉर्म हो रहे हैं, हम्म ट्रेड्स हो रहे हैं। ये आपको बताता है कि जो कंट्री के रिलेशन है एक दूसरी कंट्री के हम्म साथ जो फॉरेन में अब्रॉड में क्या चल रहे हैं। हम्म तो जैसे कि सबसे पहले वॉर ले लेते हैं, तो जब वॉर्स होती हैं तो जो कंट्रीज होती हैं वो अपने मिलिट्री में इन्वेस्ट करती हैं। हम्म तो उनके पास लाइक इतना पैसा नहीं है कि मतलब वो टोटल अच्छे से इन्वेस्ट कर सके, तो वो टैक्सेस बढ़ा देती है ठीक है। ताकि वो अपने मिलिट्री में अच्छे से इन्वेस्ट कर सके और वो वॉर जीत सके। हम्म और साथ में जो वॉर्स होती हैं ये सिर्फ मिलिट्री का एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ाती हैं, साथ में ये डिस्ट्रक्शन बढ़ाती हैं। जैसे कि आप सीरिया में देखोगे हम्म सारा रूइंस बन गया है, हम्म पूरा वो हो गया है। वैसे ही ये होता है कि पूरे इकोनॉमी को ये डिस्ट्रॉय कर देती है वॉर्स। और वैसे ही देखो नॉन पीपल पे अच्छे से इफेक्ट होता है, इनका बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि लोग देश छोड़ के जाना पड़ता है, लोग इमिग्रेट करते हैं हम्म। कंट्री से, क्योंकि वॉर्स में वो नहीं रह पाते। वो कर लेना चेक करना एक बार टाइम। ठीक है। लाइटें वाइटें बराबर है। हाय दिस इज केशव। तो आज की बातचीत काफी पढ़ी लिखी बातचीत होगी। आज एक जेंजी का पर्सपेक्टिव जानेंगे सोसाइटी को लेके। तो आइए आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं आज के हमारे गेस्ट से, मिस्टर शुभ से। तो हेलो मिस्टर हेलो। शुभ। हेलो। तो आप हमें अपने इंटरेस्ट के बारे में बताइए। मेरा बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है, हम्म जैसे कि जो चीज़ें खुद के लिए होती है, जो चीज़ें खुद को बेनिफिट देती है फ्यूचर में, मुझे बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है। जैसे कि जियो पॉलिटिक्स ले लो, जैसे कि मनी ले लो, जैसे कि सेल्फ अवेयरनेस ले लो, जैसे कि सेल्फ ग्रोथ ले लो, ऐसी बहुत सारी चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट है। हम्म। आपने जियो पॉलिटिक्स का नाम लिया। मैं ये जानना चाहूंगा, व्हाई डू यू हैव इंटरेस्ट इन जियो पॉलिटिक्स? आई मीन अगर पैलेस्टीन या गाजा में कुछ हो रहा है या यूक्रेन और रशिया में वॉर हो रही है, तो वो इन्फॉर्मेशन के पर्सपेक्टिव से तो ठीक है, बट उसका हमारी डेली लाइफ पे क्या इम्पैक्ट है? मैं क्यों ही देखूं वो चीज? देखो ये जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि वॉर्स हो रहे हैं या फिर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे हम्म कि डिजास्टर्स हो रहे हैं, हम्म तो इसका नॉर्मल लोगों पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। हम्म इनडायरेक्टली होता है बट इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि इन्फ्लेशन हो जाती है, जैसे कि ग्रोसरी प्राइसेस हाई हो जाते हैं, जैसे कि नॉर्मल जो फ्यूचर में हमारा आगे पीछे जाने का होता है हम्म उसमें भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। हम्म इसलिए जो ये जियो पॉलिटिक्स एज अ होल हम्म ये नॉर्मल पीपल को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, भले ही आप उस कंट्री में रहते हो नहीं रहते हो, भले ही आपका डायरेक्ट रिलेशन है नहीं हम्म। है, बट ये नॉर्मल पीपल को इफेक्ट करता है। थोड़ा और बताओ कैसे मतलब इफेक्ट करता है, थोड़ा अगर एक्सप्लेन करो, आप स्पेसिफिक हो जाओ उस चीज में। जैसे कि मैं बोलूंगा कि जियो पॉलिटिक्स से इकोनॉमी में इफेक्ट पड़ता है। जैसे जियो पॉलिटिक्स से जो हमारा ट्रेड है, इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स है, उसमें फर्क पड़ता है। हम्म अगर इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स आएंगी हम्म तो जो नॉर्मल पीपल है वही सहेगा, क्योंकि उसी को हम्म मोस्टली वही हम्म इफेक्ट होगा उसके वजह से, इकोनॉमी की वजह से सैलरीज जॉब क्रिएशन उतनी हम्म नहीं होगी। अगर इकोनॉमी खराब है तो फिर डेवलपमेंट भी नहीं होगी, जो नॉर्मल HDI है वो नहीं बढ़ेगा, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। हम्म तो आपको पता चल जाता है कि फ्यू कंट्रीज में क्या हो रहा है और उससे आप पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जैसे बटरफ्लाई इफेक्ट आप कहते हो हम्म कि छोटी चीज से चीजें बढ़ती हैं, जैसे कि मैं जैसे डोमिनोज होते हैं, हम्म। डोमिनोज पता ना आपको? हाँ जी। हाँ, जो एक डोमिनोज आप आगे से गिरा हम्म दो फिर बाकी सारे लाइन में गिरते जाते हैं, वैसे हम्म ये बटरफ्लाई इफेक्ट होता है।
छोटी छोटी चीज़ों से इनडायरेक्टली हर किसी को इफेक्ट पड़ता है। ओके। जैसे कि इन्फ्लेशन हो गया, श्रिंकफ्लेशन हो गया। जैसे आप देखते हो इन्फ्लेशन पिछले 10 years पहले हम्म। जो चीज़ थी वो सेम प्राइस थी। जो प्राइस उतना था, जैसे मतलब 10 रुपए की चीज़ आती थी, हम्म। बट अब वो चीज़ 20 की हुई है, हाँ। क्योंकि प्राइस बढ़ गया है, हम्म। इकोनॉमी का ग्रोथ हुआ है, साथ में पॉपुलेशन भी बढ़ गई है। हम्म। जैसे कि इन्फ्लेशन हो गया, हम्म। प्राइस बढ़ जाता है। हम्म। और श्रिंकफ्लेशन भी इसी जियोपॉलिटिक्स की वजह से होता है। ये हम्म। बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, हम्म। इसलिए ये भी नॉर्मल पीपल को इफेक्ट करता है। इसलिए मैं हम्म। बोलूँगा कि जियोपॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है नॉर्मल पीपल को। हम्म। जो आपने टर्म्स यूज किए इन्फ्लेशन का तो मुझे लगता है लोगों को पता होगा, बट जो श्रिंकफ्लेशन है इसके बारे में आप बताएं, इन्फ्लेशन वर्सेस श्रिंकफ्लेशन में क्या डिफरेंस है? तो देखो, जो इन्फ्लेशन और श्रिंकफ्लेशन है, ये डिफरेंट चीज़ें हैं, हम्म। बट ये कुछ पार्ट इनका सिमिलर है, मतलब थोड़ा सा ये सिमिलर है, बाकी ये पूरी डिफरेंट चीज़ें हैं। तो जैसे कि देखो, इन्फ्लेशन हो गया, जैसे कि प्राइस का टाइम के साथ बढ़ जाना। जैसे कि कुछ साल पहले, 10-20 साल पहले, हम्म। जो पेट्रोल का प्राइस था वो कम था, हाँ जी। आज के अकॉर्डिंगली कम था पहले हम्म। पेट्रोल का प्राइस, बट आज जैसे कि वो बढ़ रहा है, बट पेट्रोल तो वही है ना, सेम। हम्म। तो वैसे ही अगर मैं देखूँ तो श्रिंकफ्लेशन जो है वो पार्टली सिमिलर है, बट थोड़ा डिफरेंट है। जैसे कि हम्म। मैं बोलूँगा कि जैसे मैगी को देख लो आप, मैगी कुछ साल पहले ज़्यादा 90 ग्राम्स था, फिर 100 ग्राम्स था, हम्म। बट अब वो जो सेम मैगी का पैकेट है वो 80 ग्राम्स तक चले गया। एक, ओके। बट प्राइस तो सेम है, प्राइस चेंज नहीं हुआ है। हम्म। तो जो कंपनीज है वो अपना प्रोडक्ट है वो कम कर रही है सेम प्राइस में, तो हम्म। क्योंकि अगर वो प्राइस बढ़ाएंगी हम्म। तो जो उनके कस्टमर्स है वो नहीं खरीदेंगे। जैसे हम बिस्किट के पैकेट में भी देखते थे कि जो क्वांटिटी हमें 5 रुपए में जितनी क्वांटिटी पहले मिलती थी कई साल पहले, अब प्राइस तो उसका 5 रुपए ही है, बट ये है कि उनके बिस्किट का क्वांटिटी उन्होंने कम कर दी है। हाँ जी। तो वो स्ट्रिंगफ्लेशन की एग्जांपल है। हाँ जी, वो एक श्रिंकफ्लेशन की एग्जांपल है। ठीक है। तो देखो, जैसे कि जियोपॉलिटिक्स हो गई, इसमें ये क्या होता है कि मतलब आपको ये चीजें बताता है कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है, जैसे कि वॉर्स हो गया, अलायंसेस फॉर्म हो रहे हैं, हम्म। ट्रेड्स हो रहे हैं। ये आपको बताता है कि जो कंट्री के रिलेशन है एक दूसरी कंट्री के साथ, हम्म। जो फॉरेन में, अब्रॉड में क्या चल रहे हैं। हम्म। तो जैसे कि सबसे पहले वॉर ले लेते हैं। तो जब वॉर्स होती हैं तो जो कंपनीज होती हैं, कंट्रीज होती हैं, वो अपने मिलिट्री में इन्वेस्ट करती हैं। हम्म। तो उनके पास लाइक इतना पैसा नहीं है कि मतलब वो टोटल अच्छे से इन्वेस्ट कर सके, तो वो टैक्सेस बढ़ा देती है ठीक है। ताकि वो अपने मिलिट्री में अच्छे से इन्वेस्ट कर सके और वो वॉर जीत सके। हम्म। और साथ में जो वॉर्स होती हैं ये सिर्फ मिलिट्री का एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ाती हैं, साथ में ये डिस्ट्रक्शन बढ़ाती हैं। जैसे कि आप सीरिया में देखोगे, हम्म। सारा रूइंस बन गया है, हम्म। पूरा वो हो गया है। वैसे ही ये होता है कि पूरे इकोनॉमी को ये डिस्ट्रॉय कर देती है वॉर्स। और वैसे ही देखो, नॉन पीपल पे अच्छे से इफेक्ट होता है, इनका बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि लोग देश छोड़ के जाना पड़ता है, लोग इमिग्रेट करते हैं हम्म। कंट्री से, क्योंकि वॉर्स में वो नहीं रह पाते। तो इससे हमारी कंट्री पे भी फर्क पड़ता है, क्योंकि देखो, एक पर्टिकुलर जो कंट्री होती है दूसरी कंट्री का स्टैंड लेती है। जैसे हम इंडिया में रहते हैं, हम्म। ये न्यूट्रल कंट्री नहीं है, तो ये हम्म। किसी कंट्री का स्टैंड लेगी तो ये रिलेशन इफेक्ट करती है। तो इससे नॉन पीपल को भी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ट्रेड्स वगैरह इससे इफेक्ट पड़ता है। दूसरा हो गया अलायंसेस। हम्म। जैसे कंट्रीज ट्रेड अलायंसेस बनाती हैं। हम्म। पहले नेटो था, वो तो मिलिट्री का है, बट जो जैसे ब्रिक्स फॉर्म हुआ है अभी, अभी रिसेंटली नहीं, कुछ साल पहले हुआ है। हम्म। तो ब्रिक्स जो प्रिडोमिनेटली ट्रेड के लिए है, तो इसमें पहले मोस्टली 5 कंट्रीज थी पहले, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, बट अब 24 कंट्रीज ने और अप्लाई किया ज्वाइन करने के लिए। ये जब रिसेंटली इसका समिट हुआ था ब्रिक्स का, तो करेंसी की भी बात हुई थी कि मतलब हम्म। इसकी एक ब्रिक्स की करेंसी की बात हुई थी। वैसे ये मोस्टली ट्रेड का है, तो देखो इससे जो कंट्रीज है, इसमें जो कंट्रीज है उन पे अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो ट्रेड भी होता है ना उनमें, वो हम्म। अपने में ट्रेड करेंगे, और साथ में जो अच्छे रिलेशंस फॉर्म होते हैं कंट्रीज के, वो कंट्री से रिलेशन बनेंगे। तो देखो, तीसरा हो गया कंट्री से रिलेशन हो गया। हम्म। अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री से अच्छे रिलेशन है, वो ज्यादा ट्रेड करेंगे, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी इससे, और साथ में जो इकोनॉमी है उस पर भी एक अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है। आपने बताया था कि इंडिया का स्टांस न्यूट्रल नहीं हम्म। है, तो इसके बारे में मैं चाहता हूँ थोड़ा आप और बताएं। जैसे देखो, कंट्री या तो न्यूट्रल होती है या तो किसी कंट्री का साइड लेती है। हम्म। न्यूट्रल होगा कि मतलब वो किसी कंट्री के साथ नहीं है, वो एक बीच में है। हम्म। लेकिन अगर हम किसी कंट्री का साइड लेंगे, जैसे कि अभी इसराइल पैलेस्टाइन वॉर हो रही थी, हम्म। तो इंडिया है वो इसराइल की साइड थी, क्योंकि पहले भी इसराइल ने, जब पहले वॉर हुई थी तब इसराइल ने इंडिया का साथ दिया था। बट मैंने ऐसे सुना था कि न्यूज में पढ़ा था कि पैलेस्टीनियंस की भी सपोर्ट की थी गाजा में हाँ, कुछ जो तो वो तो कंट्री के साथ नहीं थी, वो थी जो वहाँ पे लोग थे, जो अच्छा। जो वहाँ पे लोग सफर कर रहे थे, वो उनके लिए वो
कर ऑन द रखा है। ह्यूमैनिटी हाँ, बेसिस। ह्यूमैनिटी के बेसिस पे किया ओके। था, ताकि वो लोग वहाँ पे वो खत्म ना हो जाए, इसलिए उनके लिए उन्होंने वो किया था, हम्म। खाना वगैरह, वाटर वगैरह सप्लाई किया था कि वो लोग ठीक रहें, ठीक क्योंकि है। वो भी ह्यूमन। ठीक है। हु डिसाइड्स करेंसी? देखो, करेंसी जो मेनली डिसाइड होती है वो दो फैक्टर्स पे होती है। हम्म। पहला तो हो गया कि जो उस कंट्री के गोल्ड या फिर रिजर्व्स हैं, जैसे कि एक कंट्री के पास एक अमाउंट में गोल्ड होता है, वो वैसे ही जो दूसरा इसका फैक्टर है जो डिसाइड करता है करेंसी की वैल्यू, वो हम्म। है ट्रेड। हम्म। कंट्री जितनी ज़्यादा ट्रेड करेगी कंट्री, उतना ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा उसकी इकोनॉमी को, उतनी अच्छी उसकी करेंसी स्ट्रांग होती जाएगी। जैसे कि अभी जो वर्ल्ड की स्ट्रांगेस्ट करेंसी है वो कुवैत का दिनार है। ठीक अगर है। हम उसको INR में चेंज करें तो वो 271 के अराउंड ही होता है। हम्म। तो अभी वो वर्ल्ड की स्ट्रांगेस्ट करेंसी है। हम्म। तो वो जो कंट्री है वो मेनली ऑयल सप्लाई करती है, और साथ में वो उसकी जो करेंसी की वैल्यू है वो फिक्स्ड है। ठीक है। मतलब वो कुछ कुछ कंट्रीज के साथ, ग्रुप ऑफ करेंसीज के साथ टाइड अप है, हम्म। और वो जो उसकी वैल्यू वो फिक्स्ड है उनके फ्लक्चुएट नहीं करते जैसे ना, वो हमारे। मोस्टली उनके फ्लक्चुएट नहीं करती, स्टेबल होती हैं। ठीक है। हाँ जी। और जैसे कि इंडिया की करेंसी है, हम्म। इंडिया का जो गोल्ड रिजर्व है वो ट्रेड पे इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि अभी कुछ साल पहले ट्रेड पे भी हम्म। हुआ है, तो फिर उसकी वजह से भी करेंसी की वैल्यू गिरती है। साथ में टैरिफ्स होते हैं, हम्म। अभी जैसे US ने टैरिफ्स लगाए थे, उससे भी इफेक्ट पड़ता है करेंसी पे, कंट्री पे, क्योंकि देखो, जैसे टेस्ला की आई थी, जैसे टेस्ला आई हम्म। थी, इंडिया में टेस्ला आई थी, बट उसमें टैक्सेस थे, क्योंकि इंडिया में नहीं बन रही है टेस्ला, तो साथ में इम्पोर्ट ड्यूटी होती है, वो हम्म। 100% होती है। अच्छा। तो जो प्राइस था वो डबल हो जाता है, क्योंकि जो कंपनी है वो भी सेम, वो उसको तो सेम प्राइस चार्ज हम्म। करेगी ना, अगर वो उसका डबल होगा तो वो तो अपना प्राइस रखेगी, हम्म। बट गवर्नमेंट को भी पैसे देने हैं, हम्म। तो वो इसलिए प्राइस डबल हो जाता है। और साथ में ये नॉर्मल पीपल को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि उनके कॉस्ट बढ़ जाते हैं। हम्म। आपने बताया कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी कुवैत के। कुवैत की दिनार है। हम्म। बट हम देखते हैं मोस्टली ट्रेड जो होते हैं वो यूएस डॉलर्स में ही हम्म। होते हैं। तो उस चीज पे बताइए, दोनों में अब स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी तो वो है, बट ट्रेड वहां पे हो रहा है, तो कौन सी स्ट्रॉन्गेस्ट हुई, या यूएस डॉलर हुई या वो कुवैत के देखो, दिनार? अगर हम ऐसे बात करें कि मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी, आप ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप में ले रहे हो स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी की। अगर हम ऐसे बोले कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी, हम्म। तो वो US डॉलर है, क्योंकि उसी में ट्रेड होती है। और अगर हम ऐसे बात करें कि सबसे ज्यादा वैल्यू किस करेंसी की है, मतलब एक, जैसे एक US डॉलर है, हम्म। वो कितने है, 80-90 रुपीज के बराबर है हाँ अभी। जी। वैसे ही कुवैत का है 271 कुछ। तो अगर हम वैल्यू की बात करें तो कुवैत आगे आता है। हम्म। बट अगर हम ये बोलिए कि स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी किसकी है, तो वो US की है, क्योंकि अभी जैसे US ने सैंक्शंस लगाए थे रशिया पे, वेनेजुएला पे, ईरान पे, हम्म। लगाए हैं सैंक्शंस, उनकी वजह से उनकी इकोनॉमी को इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि वो US डॉलर में ट्रेड होती है। हम्म। तो अगर सैंक्शंस रहेंगे तो वो ट्रेड नहीं कर पाएंगे उस US डॉलर में, तो इसीलिए उन कंट्रीज को भी इफेक्ट पड़ता है। इसलिए मैं कहूंगा कि US डॉलर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है आज के टाइम में, और जो कुवैत की करेंसी है वो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल वैल्यूबल है। है। तो ये कहना सही रहेगा कि नंबर्स में अगर देखा जाए उसकी एक डॉलर के बदले में कितने। कितने हैं वो दिनार, तो वो वैल्यू में नंबर में ज्यादा है। हम्म। बट जो है कि मोस्टली जो ट्रेड होता है, जो प्रेफरेंस दी जाती है, तो वो यूएस डॉलर को दी जाती है। हाँ जी। ठीक है। व्हाई डू यू थिंक कि गोल्ड के प्राइसेस इंडिया में बढ़ रहे हैं? देखो, जो गोल्ड के प्राइस है वो एक फिक्स प्राइसेस नहीं है, वो चेंज होंगे। गोल्ड एक मेटल है, हम्म। वो एक पर्टिकुलर अमाउंट में इस अर्थ पे है। और इसे कुछ में रिलीजन का भी मैं बहुत, और रिलीजन कल्चर का मैं बहुत वो बोलूंगा कि हम्म। उसकी वजह से भी ये प्राइस बढ़े। अभी रिसेंटली दिवाली गई, हाँ जी। तो जब दिवाली पे लोग गोल्ड लेते हैं, धनतेरस वाले दिन पे, तो उस दिन गोल्ड के प्राइसेस बढ़े थे, हम्म। क्योंकि देखो, सप्लाई डिमांड आपको पता होगा शायद जी। से, अगर सप्लाई कम होती है, डिमांड ज्यादा होती है, तो फिर जो प्राइस बढ़ जाते हैं। बट अगर सप्लाई ज्यादा होती है और डिमांड कम होती है तो प्राइस कम हो जाता है, क्योंकि हम्म। जैसे नॉर्मल मार्केट में भी हम देखेंगे कि अगर आप 100 का कुछ बेच रहे हो, हम्म। दूसरा बंदा 90 का बेच रहा है, तो लोग 90 वाले के पास जाएंगे, तो आपको प्राइस कम करने पड़ेंगे। हम्म। तो इसीलिए वही बात होती है कि जितने ज्यादा लोग गोल्ड खरीदेंगे, डिमांड बढ़ जाएगी, अगर ज्यादा लोग गोल्ड खरीदेंगे, हाँ जी। बट सप्लाई तो सेम ही है ना, उतनी है, हम्म। तो उसकी वजह से प्राइसेस बढ़ जाएंगे। और साथ में कंट्रीज इन्वेस्ट करती हैं गोल्ड में, जैसे कि US के रिजर्व्स हैं, न्यूयॉर्क में है, और क्या कहते हैं, केंटकी में उसके हम्म। रिजर्व्स हैं, तो वो एक पर्टिकुलर अमाउंट है। हम्म। और जैसे हमारा रिलीजन है, या इसमें गोल्ड वो बहुत ही वो माना जाता है, और हमारी हम्म। कंट्री का जो कल्चर है उसमें भी गोल्ड को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, हम्म। तो इसलिए गोल्ड का वो बहुत है। और फ्यूचर में कहने की बात है कि मतलब ऐसे बोलते हैं कि सिल्वर गोल्ड ही प्लेस करेगा, क्योंकि जो सिल्वर है वो बहुत ही वैल्यूएबल मेटल है, और साथ में वो ज्यादा अमाउंट। हम्म। और सिल्वर जैसे कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, हम्म। इसका मुझे उतना नहीं पता, बट हाँ, ये बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो इसीलिए इसका फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा।
सिल्वर का, और सिल्वर प्रॉबेबली सही में वो उसकी प्लेस ले सकता है गोल्ड की। ओके। जैसे देखा गया कि लोग गोल्ड में भी इन्वेस्ट करते थे, पहले पहले लेके फिजिकली फॉर्म में रख के अपने पास अंदर रख लेते, बट ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट अब मुश्किल हो गया है वैसा रखना ना, तो इसलिए लोग ऑनलाइन भी इन्वेस्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं जैसे स्टॉक मार्केट्स में। तो आप क्या, आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है? देखो, जुआ स्टॉक मार्केट है कि नहीं ये डिपेंड करता है कि आप स्टॉक मार्केट को किस तरीके से ले रहे हो, आप किस हम्म, टाइप के इन्वेस्टर हो। अगर आपको जियो पॉलिटिक्स का नहीं पता, अगर आपको मार्केट्स का नहीं पता, अगर आपको इसकी कोई नॉलेज नहीं है और हम्म, आप स्टिल इन्वेस्ट कर रहे हो आंखें बंद करके, हम्म, तो ये जुआ है। बट अगर आप इसको अच्छे से स्टडी कर रहे हो, आपको पता है कि क्या आउटकम्स हो सकते हैं, कैसे कैंडलस्टिक्स वर्क करती हैं, हम्म, तो आपके लिए ये जुआ नहीं है। हम्म, ये एक बहुत अच्छा सोर्स है अपने पैसे को इन्फ्लेशन से बचाने का। क्योंकि देखो, अगर आपका पैसा बैंक में पड़ा हुआ है हम्म, तो वो खत्म हो रहा ठीक है। है। जैसे कि कुछ साल पहले, चलो 20 ईयर्स पहले 10 लाख बहुत ज्यादा अमाउंट होती थी, बहुत हाँ बड़ी जी, अमाउंट हाँ होती जी, थी। बट अगर आप आज के टाइम में देखोगे तो 10 लाख उतनी ज्यादा अमाउंट नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि उतना नहीं हो गया। अब हम्म, प्राइस, पैसे कम, वो पैसे की वैल्यू कम हो गई है। हम्म, जैसे कि बहुत साल पहले, जैसे हमारे दादा परदादा के टाइम पे जो जमीनें होती थी वो 10-10 हजार की बिकती थी। हाँ जी, बट आज के टाइम पे 10 हजार कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। वैसे ही स्टॉक मार्केट एक बहुत ही अच्छा वे अपने पैसे को बचाने का, क्योंकि ऐसे कि अदर इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जैसे कि एफडी हो गया, वो एफडी वगैरह बैंक्स में होता है, तो वो एक नहीं है, वो इन्फ्लेशन को नहीं बीट कर रहा है, क्योंकि मोस्टली 7 to 8% इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिलता है, आरओआई मिलता है। और बल्कि अगर आप देखोगे कि स्टॉक मार्केट में आप उससे ज्यादा कमा सकते हो। अब स्टॉक मार्केट पे अगर आप डाइवर्सिफाई करते हो, अपने पैसे को अच्छे से लगाते हो, हम्म, तब आपको रिटर्न अच्छा हो सकता है। बट अगर आप अपने पैसे को एक ही जगह पे लगाओगे तो फिर ये आपके लिए जुआ ही होगा, हम्म, क्योंकि सिंगल स्टॉक पे आपका पूरा पोर्टफोलियो डिपेंडेड होगा। हम्म, तो इसलिए, और साथ में जो स्टॉक मार्केट है वो बहुत ही डाइवर्स है। आप हम्म, इसको आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन, जैसे कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस हो गया, हम्म, साथ में डे ट्रेडिंग हो गया, इक्विटी हो गया, हम्म, बॉन्ड्स हो गया। आप इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हो। बॉन्ड्स ठीक है। सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि जो बॉन्ड्स है वो आपको पर्टिकुलर रिटर्न देते हैं हम्म, आपके जो पैसे हैं उस पर। हम्म, जैसे कि अगर आपने, और लेकिन बॉन्ड्स की बात है कि बॉन्ड्स महंगे होते हैं, ठीक है। स्टॉक से महंगे होते हैं बॉन्ड्स। ठीक है। और साथ में जो कंपनी होती है वो एक टाइप का डेप्ट टूर होता है, क्योंकि जो बॉन्ड्स है वो कंपनी को रिटर्न करने पड़ते हैं वापस से हम्म, वापस। हम्म, और वो आपको हर एक पीरियड ऑफ टाइम में हम्म, उतने परसेंटेज इंटरेस्ट जो आपको पहले का वो होता है डिसाइड होता है, वो इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है। बॉन्ड सेफेस्ट है, बट ये प्रॉब्लम इसकी है कि अगर कंपनी का प्रॉफिट होता है, ज्यादा प्रॉफिट होता है, तो आपका रिटर्न सेम रहेगा। अगर कंपनी का लॉस होगा तब भी आपका रिटर्न सेम रहेगा। बाकी इसमें ऑप्शन हो गया कि फ्यूचर एंड ऑप्शन हो गया, हम्म, ये रिस्कीएस्ट है इसमें ट्रेडिंग में, हम्म, क्योंकि जो फ्यूचर एंड ऑप्शन है इसमें आपको कॉल और पुट करना पड़ता है। तो आप, ये डिपेंड करता है कि आप ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे। ठीक है। तो फिर ये फ्यूचर एंड ऑप्शन सबसे रिस्कीएस्ट है। जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स होते हैं वो भी ये नहीं हम्म, कर पाते हैं, मतलब हम्म, बहुत ही रिस्क होता है इसमें। और बाकी हो गया डे ट्रेडिंग, ये नॉर्मल होती है, बट इसमें आपको कंपनी के बारे में नॉलेज चाहिए कि कंपनी का कैसा फ्यूचर है। हम्म, आप कंपनी की जो वो है, क्या बुक्स हैं उसको पढ़ना आना चाहिए, तब आप उस पर अच्छे बैलेंस से, शीट आपके कहने का मतलब? बुक्स वगैरह, अच्छा। हाँ, तो उसको पढ़ना आना चाहिए, तब आप उसको अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हो। हाँ, बस यही है स्टॉक मार्केट में, बट ये डिपेंड करता है कि आप कैसे ले रहे हो उसको। तो आपके मुताबिक स्टॉक मार्केट में अगर कोई पैसा लगाना चाहता है तो सबसे सेफ तरीका क्या है? क्योंकि आपने जैसे बताया कि फ्यूचर ऑप्शंस में भी पैसा फंस सकता है, डे ट्रेडिंग में भी एक रहता है, डेडलाइन रहती है कि आपको इंट्राडे में आपको 3 बजे, 3 बजे तक, हाँ, तीन, तीन सवा तीन तीन, साढ़े आई तीन थिंक, बजे मुझे याद नहीं है अभी, स्पेसिफिक याद नहीं है, आपको उस टाइम तक वो निकालनी होती निकालना होता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपका इस पे टेक क्या है कि सबसे सेफ तरीका क्या है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का? है। सबसे सेफ तरीका होगा बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, हम्म। क्योंकि जो है, बॉन्ड्स या डिबेंचर्स? दोनों सेम ही चीज होती है। अच्छा। तो अगर आप इसमें पैसा लगाते हो तो कंपनी भले ही लॉस में हो, हम्म, आपको ये पैसा रिटर्न करेगी, हम्म, आपका जो बनता है वो आपको रिटर्न होगा। हम्म, अनलेस कि वो कंपनी ही डूब जाती है, हम्म, तब तो ऑब्वियसली वो कैसी करेगी। हम्म, वरना आपको 100% आपको पैसा वापस मिलता ही मिलता है। ये सबसे ज्यादा रिस्क फ्री है, हम्म, इसमें आपको बिल्कुल रिस्क नहीं होता। साथ में इसकी अपने कॉन्स है, इसके प्रोज और कॉन्स है। हम्म, जैसे कि ये बिल्कुल रिस्क नहीं है इसमें। दूसरा है कि इसमें आपके पैसे जो है वो वापस मिलते ही मिलते हैं। हम्म, अगर कॉन्स को देखें तो इसमें सिर्फ एक पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट होती है, हम्म, भले ही आप कुछ भी हो जाए या आपको उतना ही मिलेगा, ये आपके लिए एक एसेट होता है कॉन्स। ठीक है। आपने जैसे बताया कि ये काफी सेफ ऑप्शन हम्म। है, वैसे तो एफडी भी सेफ ऑप्शन है, तो वहां पे पैसा क्यों क्यों ना लगाए कोई?
एफडी की बात ये है कि एफडी सेफ ऑप्शन तो है, बट एफडी की प्रॉब्लम ये है कि वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं करती, क्योंकि जो उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है वो 7 to 8% होता है। साथ में उस पर टैक्सेस भी लगते हैं, क्योंकि वो इनकम बन जाती है, उसमें टैक्सेस लगते हैं तो आपको और प्रॉब्लम बन जाती है। तो इसलिए वो एक ओवरऑल, जैसे आप देखो आपने 10 लाख लगाया, आपने एफडी में लगाया ठीक है। 10 लाख, तो आपको उस पर 7% इंटरेस्ट मिल रहा है। एक साल बाद आपको उस 10 लाख पे सिर्फ 70,000 मिल रहा है। आप उस 10 लाख को किसी अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करके आप 70,000 से बहुत ज्यादा रिटर्न ले सकते थे, और साथ में 70,000 पूरा तो आपका होगा नहीं, टैक्सेस भी लगेंगे इसमें जी। तो देखो, टैक्सेस के बाद मैक्स टू मैक्स 40,000 बचेगा। आप देखो, आप एक साल में 40,000 इनकम अच्छी होती है, आप बताओ, एक साल में 40,000 बहुत इनकम कम है, बहुत बहुत कम कम है। है। तो वही बात है कि एफडी नहीं कर सकती बीट इन्फ्लेशन को, साथ में ये नहीं है, कुछ अच्छी नहीं है option। आपने जैसे डिबेंचर्स की बातें की, तो मुझे लगता है ये मेरे लिए भी न्यू था। मुझे लगता है हमारे कोई व्यूअर्स होंगे जो शेयर्स का तो सबको पता है, स्टॉक मार्केट का पता है, बट इसमें डिबेंचर्स के बारे में मुझे लगता है लोगों को थोड़ी कम नॉलेज है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता थी। आप मुझे नहीं पता कि लोगों को है या नहीं है। तो मैं चाहता हूँ अगर कोई पहली बार ये वीडियो देख रहा है, अब मैं चाहता हूँ अगर कोई पहली बार ये डिबेंचर्स के बारे में सुन रहा है, तो आपको एक्सप्लेन करना होगा डिबेंचर्स, तो आप उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? देखो, डिबेंचर्स एक टाइप का डेब्ट होता है कंपनी पे, वो आप एक पर्टिकुलर अमाउंट देते हो, जैसे कि ये स्टॉक्स से महंगे होते हैं। अच्छा। लाइक अगर स्टॉक्स 200-300 के होंगे तो ये 5 to 10,000 का होता है एक डिबेंचर। इस पे आपको एक फिक्स रिटर्न होता है कि आपको जैसे कि 15% 20% रिटर्न आपका इसमें फिक्स होता है, वो आपको एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में इंटरेस्ट मिलता है। और साथ में ये जैसे होगा ना लॉन्ग टर्म में, तो जब 1-2 साल हो जाते हैं, जब कंपनी का वो जो पीरियड खत्म हो जाता है उसका डिबेंचर, तो आप वैसे वापस आ जाते हैं, मतलब जितने आपने पैसे पहले इन्वेस्ट किए होते हैं। और ये आप अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो ये बहुत आसान है, जैसे कि आपको देखोगे कि आपका जो ब्रोकर प्लेटफॉर्म जैसे कि ज़ेरोधा हो गया, इस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जो बॉन्ड्स वाला ऑप्शन होता है वहाँ पे आप जाके इन्वेस्ट कर सकते थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो आप इस चीज को, अगर कोई बिल्कुल ही बिगिनर चीज देख रहा है? जैसे शेयर्स होते हैं ना, शेयर्स कंपनी का, इसको अगर आसान भाषा में समझना चाहें तो एक कंपनी की वैल्यू, अब एक कंपनी में पैसा, एक कंपनी को पैसा उठाने के लिए वो कंपनी अपनी पब्लिक करती है, अपने, ताकि वो चाहती है कि हम आपको थोड़ी, एक कंपनी कहती है कि हमें आपको अपनी कंपनी का छोटा सा हिस्सा दूंगी, तो बदले में आप मुझे पैसा दो। वही पैसा अगर ग्रोथ में जाएगा तो आपको आपको भी रिटर्न आएगा। तो शेयर्स वो होता है कि अगर आप कोई एक शेयर बाय करते हो तो आपको कंपनी का छोटा सा हिस्सा, आप भी उस कंपनी के भागीदार हो जाते हो। हाँ जी। तो इसको इस कॉन्टेक्स्ट में आप समझा सकते हैं कि डिबेंचर शेयर से कैसे अलग है? देखो, जो बंदा स्टॉक्स ओन करता है वो कंपनी का एक शेयर होल्डर बन जाता है, भले वो स्मॉल परसेंटेज है, बट वो एक शेयर होल्डर है, जी। वो एक टाइप ऑफ ओनर है। हाँ जी। बट जो डिबेंचर्स है वो एक टाइप का क्रेडिटर है कंपनी का, ठीक है। मतलब वो उस कंपनी को लोन दे रहा है, ठीक है। एक टाइप का लोन है, और आपको उस लोन पे इंटरेस्ट वापस मिल रहा है। जैसे अगर आपने किसी को पैसे दिए हैं तो वो आपको पैसे एक पर्टिकुलर महीने महीने वापस देगा ना, इंटरेस्ट देगा उसमें। तो वैसे ही आप डिबेंचर्स ले लो, और इसमें ये फायदा है कि इसमें आपको कोई रिस्क नहीं लेना, आपको कोई डिसीजन मेकिंग नहीं करनी है, आपको कोई कंपनी में पार्ट नहीं लेना, या आपको पैसे मिलेंगे ही नहीं। तो एक सिंपलेस्ट फॉर्म में बोलूँ तो ये लोन है कंपनी लोन है, बट हम दे रहे हैं का। कंपनी हाँ, को। हम दे रहे हैं। तो जैसे हम शेयर्स देखते हैं, शेयर तो किसी भी प्राइस से स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे वो पेनी शेयर्स हाँ, होते हैं, तो वो तो आप 10 रुपए 20 रुपए यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, या शायद उससे भी कम होते हैं। तो डिबेंचर्स आपने कहा कि महंगे होते हैं, महंगे होते हैं। ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ये 10,000 10,000 ओके 15,000 का एक डिबेंचर होता है। ओके ओके। तो पहला पार्ट खत्म हुआ, उसको वो करना। नहीं 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 नहीं, वो लास्ट में